गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। दिस है जेपी चौहान और हम सब मिलकर कर रहे हैं बहुत ही शानदार काम। कहाँ पर मौजूद है आप? अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर मौजूद है। और अभी क्या चल रहा है? टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार और इसका रिस्पांस बहुत ही अल्टीमेट आ रहा है। तो जो लोग इस टेस्ट सीरीज के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं पहले वाले टेस्ट को करें। अगर आपको चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से नहीं आते हैं तो मैं एक क्रैश कोर्स भी करवा चुका हूँ। तो क्रैश कोर्स के वीडियो की बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 11 की भी बनी हुई है, क्लास 12 की भी बनी हुई है। तो उसको जाके देखें, फिर टेस्ट में अपीयर हुए। और जो लोगों को लगता है कि पहले से ही आता है तो डायरेक्टली इन वीडियोस को देखते जाएं, पोज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज कौन सा चैप्टर है आपके पास में? सर्कुलर मोशन। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका वो कौन सा है? सेंटर ऑफ मास अलोंग विद कॉलिजन। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि two racing cars of masses m1 and m2 are moving in a circular circle of radius r and 2r respectively and their angular speeds are equal। दोनों रेसिंग कार का एंगुलर स्पीड जो है, दो रेसिंग कार है उनका एंगुलर स्पीड को मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से लिखता हूँ, दोनों इक्वल है। ऑलराइट, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द कार्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। देखो, वन रिवोल्यूशन को का टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, और ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है t, तो t1, और 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना हो गया? t2। देखो, ओमेगा के अंदर आर का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर रेडियस को भले मैं चेंज कर दूं, रेडियस को चेंज करने पर कभी भी ओमेगा चेंज नहीं होता है। आपको पता होगा सर्कुलर मोशन के अंदर हर रेडियस के ऊपर मौजूद जो पार्टिकल होता है वो सेम ओमेगा से ट्रेवल करता है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t1:t2 जो रेशियो पूछा है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1:1। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो जो लोगों को क्वेश्चन करना नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल थ्योरी को जाके देखिए आप सर्कुलर मोशन की, फिर उसके बाद करना है, बिल्कुल होने लग जाएंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अ व्हील इज एट रेस्ट, ओके, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 80 रेडियंस पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद में, मतलब टाइम दे रखा है आपको t=5 सेकंड, और इनिशियली अगर रेस्ट पर है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा नॉट बोल देता हूँ, कितना है? 0। और फाइनल 5 सेकंड के बाद में जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वो 80 रेडियंस पर सेकंड दिया हुआ है ना? 80 रेडियंस पर सेकंड दिया हुआ है। ऑलराइट, आपको क्या पूछा है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता हो, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा नॉट, है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut प्लस 1/2 ए की जगह क्या हो जाएगा? अल्फा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो? अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये मेरे पास क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा? ओमेगा नोट कितना है आपके पास? 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है मेरे पास? ये सेकेंड से ना, 5r नहीं, सेकेंड से। तो अल्फा कितना हो गया मेरे पास? 16। तो यहाँ से अगर आप देखोगे थीटा, तो थीटा फाइनल इट विल कम आउट टू बी व्हाट? ओमेगा नॉट तो है 0 प्लस 1/2 अल्फा। अल्फा हो गया आपके पास कितना? 16, और टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है? 5×5=25। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 2 से काटोगे 8, 25 इंटू 8 कितना होता है? 200 रेडियन, क्योंकि थीटा है इसलिए रेडियन में आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, तो चलो वो थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल वीडियो देखो, हो जाएगा हम। चलो, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। देखो, सर्कुलर मोशन है और कांस्टेंट स्पीड है भाई साहब। सर्कुलर मोशन है और स्पीड मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या कर सकते हैं, है ना, इस पॉइंट पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। हर पॉइंट पर स्पीड जो होगी वो क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। और एक्सेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड के अंदर एक्सेलरेशन फील्ड जो एक्सेलरेशन जो होता है वो सिर्फ कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन कौन सा होता है? सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ए तो होगा AC, और स्पीड मेरे पास क्या है? कांस्टेंट v। चलो ऑलराइट, अब ये बोल रहा है कि बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और साथ में एक्सेलरेशन भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, मतलब टुवर्ड सेंटर होगा, है ना। कितना टुवर्ड सेंटर होगा और कितना होगा? वो AC। तो देखो, AC और V की दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज मतलब इनके मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि V तो कांस्टेंट ही है। और AC का फॉर्मूला अपने को पता है। AC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r। रेडियस सेम, v सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये बोल रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन, मतलब दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट आएगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दोनों ही वेरिएबल है भाई। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, मतलब डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको कि टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर लोकेटेड एट डिस्टेंस आर पी एंड आर क्यू रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग डिस्क सच दैट आर पी इज ग्रेटर देन आर क्यू। मतलब आपके पास क्या है, वही सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर क्या है, उसके सेंटर से 2 पॉइंट है, एक पी पॉइंट है और एक मेरे पास क्या है, क्यू पॉइंट है। अगर दोनों का डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर देखूँ, है ना, इस ये डिस्टेंस अलग दे रखा है आपको और एक ये वाला सेंटर से डिस्टेंस आपको ये अलग दे रखा है ना। दोनों अगर आप देखोगे यहाँ से, एक तो है मेरे पास ये आर पी, है ना, इसको देखो, अगर एक तो है मेरे पास कितना आर पी, तो ये तो है मेरे पास आर पी डिस्टेंस और ये है मेरे पास आर क्यू डिस्टेंस। ऑल राइट, आर पी, एक मिनट, उल्टा बना दिया अपने, है ना, शायद इसको अपन क्यू बना देते हैं, एक मिनट, है, समझ लो यार, है ना, इसको समझ लो आप। क्या है, क्यू छोटा है ना, तो क्यू पॉइंट आपका ये रहा और पी पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, तो आर क्यू छोटा है, समझ में आ गया होगा। अब इसने क्या बोला, बोथ पी एंड क्यू हैव सेम एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उसकी वैल्यू आती है आपके पास कितनी, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि दोनों पॉइंट के लिए हमेशा वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, लेकिन स्पीड अलग है और आर भी अलग है, तो इसलिए वी स्क्वायर अपॉन आर मत यूज करो, इस फॉर्मूला को यूज करो, क्योंकि एसी जो होगा वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होगा, है ना, सर्कुलर पाथ पर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन किसका, तो पी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू पॉइंट से ज्यादा होगा। तो बोथ हैव सेम, ए तो हो सकता है नहीं, बी बोथ पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, बिल्कुल गलत है। पी हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, सो पी का क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो, है ना, कहीं भी थ्योरी में अटको, बिल्कुल आप थ्योरी वाले लेक्चर्स को रेफर करें और फिर करें इस पेपर, अगर इस चैप्टर को कवर करना है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड, है ना, स्पीड कांस्टेंट है अलोंग अ यूनिफॉर्म हेलिकल एंड स्पाइरल पाथ। देखो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म जब भी लिखा होता है मतलब स्पीड मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पाइरल पाथ, ठीक है, 2 पाथ दिए हुए हैं। इन केस ए वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। ए केस के अंदर वर्टिकल एक्सेलरेशन, मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या है, नेग्लिजिबल है, 0 है। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या आने वाला है, 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव कर रहा है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। देखो स्पीड दोनों में, इसमें कांस्टेंट है, ऑलराइट। बी में देखो, बी में स्पीड कांस्टेंट है क्या। अब बी के अंदर देखो सर्कुलर पाथ, अब एक मिनट, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, लेकिन देखो ये स्पीड कांस्टेंट जो होगी वो कहाँ पर होगी, ये आपकी मिलेगी हेलिकल पाथ के अंदर, हेलिकल के अंदर, क्योंकि हेलिकल के अंदर रेडियस कांस्टेंट है इसलिए, है ना, हेलिकल पाथ के अंदर स्पीड कांस्टेंट होगी। यहाँ पर स्पीड वेरिएबल होगी, है ना, यहाँ पर स्पीड वेरिएबल होगी, यहाँ पर स्पीड वेरिएबल होगी, इसका मतलब क्या हो गया, अलोंग यूनिफॉर्म हेलिकल एंड स्पाइरल पाथ सेपरेटली। अब देखो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, v का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है मेरे पास ओमेगा आर, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर। अब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रही है, और तो स्पीड को कौन, तो हेलिकल और दोनों, हेलिकल एंड दोनों के अंदर दिया हुआ है ना, सॉरी हेलिकल में भी दिया हुआ है और स्पाइरल पाथ में भी दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। तो देखो आर इंक्रीज होगा, अब v को मुझे कांस्टेंट बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं ओमेगा इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ओमेगा डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी सेंट्रीपिटल। यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर आर यूज करोगे तो ओमेगा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो बेटर है ये कांस्टेंट लो हमेशा। तो वी कांस्टेंट है तो देखो आर कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा, आर कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर आर कम होने पर, आर इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन क्या होगा, उल्टा रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आर के इंक्रीज होने पर। तो देखो यहाँ पर, तो इस केस में तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं है भाई, स्पीड कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, सेकंड में डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन AC जो है इस वाले केस के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, वो भी मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर तो कांस्टेंट है, तो थर्ड ऑप्शन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड, ठीक है।
और डिक्रीजिंग इन बी, और बी के अंदर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी भी देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन बोथ केस, दोनों केस में डिक्रीजिंग नहीं है, राइट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी को जाके पढ़ो फिर करना क्वेश्चन अगर नहीं होते हो। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस अ मास ऑफ 2 किलोग्राम इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखें, अगर सरफेस अ मास ऑफ 2 किलोग्राम, ये मास 2 किलोग्राम का मास है भाई, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, आर को कांस्टेंट रखना है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द न्यू एंगुलर स्पीड इज, देखो टेंशन और एंगुलर स्पीड का रिलेशन क्या होता है, देखो टी जो होता है वो क्या होता है, टेंशन मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो टेंशन ही क्या देता है मुझे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है। तो एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा बोल सकता हूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अब यहां पर क्या हो रहा है, टेंशन को डबल कर रहे हो, है ना। अगर मैं टेंशन को क्या कर रहा हूं, 2 टाइम्स कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, नया ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स। ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स। तो ओमेगा कितना है, तो न्यू ओमेगा, तो ओमेगा न्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, पहले वाला ओमेगा कितना है, 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो नया कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। 5 रूट 2 मतलब कितना हो गया, रूट 2 होता है 1.4, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 के आसपास। तो 7 आरपीएम विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग टेबल, एक टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, इट्स स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन, मतलब पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल एक टेबल है, चलो ये हॉरिजॉन्टल एक टेबल हो गया, ऑलराइट। इसके ऊपर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इस पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड दी हुई है 10, और पार्टिकल गोज इन स्पीड एंड द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको कितना, और वो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है 10, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा 10। अब इसने बोला द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन नंबर 1 टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल 1। अब पार्टिकल की सेकंड पोजीशन है ना, इस पोजीशन पे रेडियस r है, इस पोजीशन पे रेडियस r/2 है, ठीक है। द न्यू वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड एक्सेलरेशन, देखो पार्टिकल, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पोजीशन चेंज करने पर ओमेगा कांस्टेंट रहता है, हमेशा ये ध्यान रखें आप, पोजीशन चेंज करने पर ओमेगा हमेशा कांस्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। तो देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r, तो देखो यहाँ से v इक्वल्स टू, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r, तो r क्या, r अगर हाफ हो रहा है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो स्पीड नई स्पीड, तो ये हो जाएगा मेरे पास v न्यू, तो v न्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, v/2 मतलब 10/2, 10/2 का मतलब कितना हो गया 5, सो 5 इज द स्पीड। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन देखो आप, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा वापस कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नया वाला क्या हो जाएगा, पुराने वाले का हाफ, क्योंकि रेडियस हाफ कर दिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 10/2, क्योंकि दोनों 10 दिए मैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो दोनों 5 हो जाएंगे, दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे 5 कहाँ दे रखा है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लीप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेबल। देखो ये टेबल, अरे भगवान, टेबल तीसरी बार टेबल आ गई भाई, सिंपल सी बात है, कॉइन को यहाँ पर रखा हुआ है, देखो कॉइन अगर स्लीप हो रहा है, देखो कॉइन, अगर मैं कॉइन पर बैठ के देखूंगा तो कॉइन के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा मेरे पास, फ्रिक्शन ही तो रोकता है इस कॉइन को, क्योंकि जैसे आप इसको रोटेट करोगे ना, इसको अगर इस टेबल को अगर आप ओमेगा से रोटेट करोगे तो क्या होगा, तो कॉइन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जस्ट स्लीप हो रहा है ना, जस्ट स्लीप, तो जब जस्ट स्लीप वाली कंडीशन आती है ना, जस्ट स्लीप, उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। और फ्रिक्शन क्या होता है,
फ्रिक्शन होता है आपके पास म्यू एन, एन हो गया मेरे पास म्यू एम जी, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर, आर के बराबर हो जाएगा, तो एम से एम कैंसिल, म्यू और जी कांस्टेंट है, म्यू और जी कांस्टेंट हो गए, मतलब अब देखो यहाँ से म्यू और आर का रिलेशन आपके पास निकल के आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है अभी स्लिप वाला, इसमें सीधा स्ट्रेट रिलेशन, ध्यान, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो आर होता है, आर हमेशा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ओमेगा स्क्वायर के, है ना, सिंपल यहाँ से रिलेशन आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले वाला आर कितना है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल इज डबल। ओमेगा को अगर मैं डबल कर देता हूँ, ओमेगा अगर मेरे पास 2 ओमेगा हो जाएगा तो आर कितना हो जाएगा, सोचो, आर 1/4 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 1/, समझ में आ रहा है, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, मतलब इसको समझे 1/2r का स्क्वायर, क्या मतलब r जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, r विल बिकम 1/2 स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल r डैश, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं 2 टाइम्स करता तो हाफ होता है ना, अगर मेरे पास डायरेक्ट अगर सिर्फ इनवर्स रिलेशन होता, लेकिन इनवर्स का स्क्वायर है तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 तो मतलब क्या हो गया, तो नया r अगर आप देखोगे तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, सो 4 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। सो सी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, a road length L is hinged at one end, ठीक है, is rotated with a constant angular velocity in a horizontal plane। एक रोड जो है वो horizontal plane के अंदर है, एक रोड बना लेते हैं अपन, एक रोड है भाई साहब, ठीक है, ये यहाँ पर इसको अपन ने हिंज कर दिया, ये अपन ने इसको यहाँ पर हिंज कर दिया, ऑलराइट, लेंथ L दे रखी है, रोटेटेड अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन एट द पॉइंट्स L/4 एंड 3L/4। L/4 पॉइंट ये हो गया मेरा L/4 और ये पॉइंट हो गया 3L/4, ठीक है, तो L/4 पे टेंशन, मतलब यहाँ पर टेंशन तेरा कितना है T1, यहाँ पर टेंशन T1 है, और इस पॉइंट पर मतलब दोनों तरफ टेंशन अगर आप देखो तो T1 इधर, T1 इधर, और यहाँ पर टेंशन 3L/4, T2 इधर, यहाँ पर टेंशन इस पॉइंट पर टेंशन कितना है T2 है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पोज कर करके सोल्व करें, अगर आप कहीं भी अटक रहे हो तो क्वेश्चन को पोज करें आप, है ना, अगर टाइम भी लग रहा है कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, जितना टाइम लोगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके निकले आप, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है आपके कम से कम कितने क्वेश्चन सही होते हैं, राइट, थोड़ा जल्दी करें। देखो क्या हो जाएगा, T1 and T2 be the tension at point L/4 and 3L/4, ऑलराइट। अब अवे फ्रॉम द हिंज्ड एंड, ठीक है, अब कहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगा, अब कहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगा मुझे निकालना है। देखो अब ये टेंशन एक्चुअल में अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, इस पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, L/2 डिस्टेंस पर है इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास कितना है L/2 डिस्टेंस पर है, और इसका मास कितना है, और इस पोर्शन का मास कितना है ना, 1/4 इधर चला गया, 1/4 इधर चला गया, तो इसका मास कितना हो गया m/2। देखो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, देखो इसको एक तरीके से क्या इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक पॉइंट मास से, इसका मास कितना है m/2 और ये लेंथ कितनी है L/2, और इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर टेंशन मार्क करूँ तो इधर लेफ्ट साइड में इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T1 और राइट साइड में टेंशन लग रहा है इसके ऊपर T2, तो यहाँ पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स ले सकते हो। देखो क्या कि T1 माइनस T2 जो होगा वो मुझे क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा m r हो गया मेरे पास L/2, और ओमेगा तो मेरे पास सेम ही रहेगा क्योंकि ओमेगा से अगर ये रोड घूम रही है तो देखो यहाँ से इसका डिफरेंस, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि मास नेगेटिव हो सकता है, नहीं लेंथ नेगेटिव हो सकता है, नहीं ओमेगा स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं T1 शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन T2, T1 शुड, मतलब क्वेश्चंस में इतना मैं टाइम ले रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना टाइम लगेगा, है ना, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, पोज करके क्वेश्चन को सोल्व करें, हमेशा डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना कोई मतलब नहीं, इससे बढ़िया इस वीडियो को देखना ही मत, घर जाके बैठ जाना बिस्तर में जाके है ना, क्वेश्चंस को हमेशा पोज करके सोल्व करो। हाँ अरे भाई आवाज आ रही मेरी। A stone is projected with speed u,
देखो इस स्टोन को क्या है, आपने प्रोजेक्ट करा स्पीड यू से, स्टोन को स्पीड यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया, प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट कर लिया एट प्रोजेक्शन एंगल थीटा, बहुत बढ़िया, ये प्रोजेक्शन एंगल थीटा से फेंक दिया मैंने, और स्पीड दे रखी है यू, स्पीड दे रखी है यू, चलो बहुत बढ़िया, ये यू दे रखी है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, ये होता है आपके पास वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, या वी परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यू तो है ही, अब कहाँ निकालना है मुझे, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है टी इक्वल्स टू 0, ये आपका टी इक्वल्स टू 0 है जब आपने फेंका, तो स्पीड यू है, तो यू और ए दोनों क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो यू अगर ये है तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये वाला एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो इधर तो एक्सेलरेशन मेरे को कितना पता है, जी, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा होगा तो ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। तो बस यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज कर लो आप, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कितना आ गया, वी स्क्वायर कहाँ है, वी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर कितना हो गया, जी कॉस थीटा, तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मेरे पास क्या है, द फिगर शोज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट लाइक बॉडी एट इनिशियल मोमेंट ऑफ इट्स मोशन। कुल मिलाकर ये इनिशियल मोशन कर रहा है, उस वक्त मेरे पास वेलोसिटी दे रखी है 8 और एक्सेलरेशन दे रखा है 2। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन मेरे पास इधर ही रहेगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी, देखो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होगा क्या, अगर मैं इस डायग्राम को देखो वापस रीड्रॉ करूँ, मेरे पास ये क्या है, इधर है वेलोसिटी मेरे पास, और इधर है मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मेरे पास कांस्टेंट रहने वाला, मतलब वेलोसिटी को आप चेंज कर सकते हो। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाओगे आप, है ना, एक तो मेरे पास ये हो गया, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, इसके लिए मुझे एंगल चाहिएगा, तो देखो ये पूरा 90 हो गया और ये 150 दिया हुआ है, तो ये मेरे पास एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है तो अब, और ये 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 30 होना पड़ेगा, है ना, ये तो आप एंगल तो निकाल सकते हैं, है ना, ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 8, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये v परपेंडिकुलर जो आएगा, ये v परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ गया, तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, 8 sin 30, और 8 sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 4, sin 30 1/2 होता है 4, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास 2। तो यहाँ से तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ए वी परपेंडिकुलर बोल लो और एक्सेलरेशन बोल लो, तो वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 × 4 एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सो 8 मीटर विल बी योर आंसर, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको अपने मिनिमम क्यों बोला है, मिनिमम इसलिए भी बोल दिया है आप, मतलब आरओसी मतलब वही है आपका कि जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के पैरेलल मतलब ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया मेरे पास, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को, जो कितना है 8 cos 30 मतलब 8√3/2 है, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मिनिमम तभी आएगा जो स्पीड जब मेरी में क्या हो, मैक्सिमम हो। स्पीड मैक्सिमम कौन सी वाली होगी, जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो परपेंडिकुलर स्पीड मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। स्पीड मिनिमम मेरे को कौन सी मिलेगी, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दूसरा कंपोनेंट जो होगा उसकी सिर्फ उसको अगर मैं लेता हूँ तो एक तरीके से वो क्या होगी, मिनिमम स्पीड ही होगी, और एक्सेलरेशन तो वैसे मेरा कांस्टेंट है, तो v के मिनिमम होने की वजह से आरओसी को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर मिनिमम बोल सकते हो, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 मीटर इज व्हाट, मिनिमम वैल्यू। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया, अ कार इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस r, ठीक है, मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड एज द कार इज डिसेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज फ्रॉम b to c, ऑलराइट, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट। देखो ये वाला, अब ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको उसके अंदर थ्योरी के अंदर करवाया मैंने,
है ना। वीडियो के अंदर जाके देखिएगा कि मेरे पास सपोज ये इस तरह का अगर ये सरफेस है, ठीक है, और ये मेरे पास सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, अगर एम मास का अगर ये बॉडी है ना, ये बॉडी अगर सपोज यहाँ पर पहुँच गई, ये बॉडी अगर यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर अगर पहुँच गई, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा और इधर मेरे पास क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या है, थीटा है, जेड बन रहा है, देख लो ये थ्योरी के अंदर करवा रखा है मैंने। ये क्या हो गया मेरे पास, एम जी कॉस थीटा, ये अपन ने देखा था। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा था कि जो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एन, ये दोनों मिलकर मुझे क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये बोल रहा था एज द कार डिसेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम जी साइन एम जी कॉस थीटा माइनस क्या, एम माइनस एन, ये दोनों मिलकर मुझे क्या देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कॉन्स्टेंट है, रेडियस कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, तो एन का फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या आ गया था, एन विल कम आउट टू बी व्हाट, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या, जैसे जैसे आप सी पे जा रहे हो, अब बी टू सी जा रहे हो आप, तो देखो बी टू सी जाने पर थीटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्टिकल से, अगर यहाँ पर ये अगर यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर आ गया, थीटा क्या हो जाएगा 90, मतलब कुल मिला के थीटा क्या हो रहा है, बी से सी जाने पर थीटा इंक्रीज हो रहा है, और कोस थीटा में थीटा इंक्रीज होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये वाला पैरामीटर डिक्रीज हो जाए, ये तो कांस्टेंट है, तो इसके डिक्रीज होने पर एन की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कहीं भी थ्योरी में अटक रहे हो, वीडियो को जाके देखें, थ्योरी वाली वीडियो को, आराम समझ में आ जाएगी हर चीज़। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि in a circus stuntman rides a motorbike in a circular track of radius r in vertical plane। चलो मोटर बाइक है, जो भी है ना, ये मोटर बाइक है, ये मोटर बाइक आर वर्टिकल, द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जब मोटर बाइक आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, है जब मोटर बाइक आपकी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, अपने देखा हुआ है, हालांकि आपको सीधा याद होना चाहिए, रूट जी आर आता है, पर रूट जी आर कैसा है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, वेट जो होगा वो बैलेंस करेगा किसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, और मुझे निकालना है क्या, मिनिमम स्पीड, वो किसको करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को प्रोवाइड करता है ना, वेट एम से एम कैंसिल, तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट जी आर, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास क्या होता है, जीरो हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको याद हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी सरफेस को छोड़ना ही करेगा, ठीक है, तो एन विल बी टेंडिंग टू जीरो, सो एम जी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, थ्योरी जाके देखें आप, समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर ध्यान हो कि बॉटम पर, अगर बॉटम के ऊपर रूट 5gl है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर रूट gl होती है, आर एल मतलब रेडियस। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन नंबर, कि पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन, पार्टिकल जो है वो वर्टिकल प्लेन के अंदर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, भाई मूव करने तो बहुत बढ़िया, ये पार्टिकल अगर यहाँ पर मूव कर रहा है, ये ठीक है, मास इसका m है, इस मूविंग सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम डाउनवर्ड वर्टिकल, ये डाउनवर्ड वर्टिकल से सपोज पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया थीटा एंगल पर, तो अपने को यहाँ पर इक्वेशन लिखना आती है कि टेंशन T, और इधर मेरे पास क्या होगा, है ना, यहाँ पर अगर आप देखो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा, और ये मेरे पास क्या लग रहा है, mg, है ना, वर्टिकल से इस लाइन का एंगल थीटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, mg cos थीटा, ये मेरे पास क्या हो गया, mg cos थीटा, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे तो टेंशन माइनस mg cos थीटा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना वो लिखो आप हमेशा, या दो तरीके हैं, यहाँ पर बैठ के आप क्या करो, दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल कर लो, इधर क्या लग रहा है t, इधर लग रहा है mg cos थीटा, और इधर सेंट्री फ्यूगल फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर अपॉन आर, दोनों तरीके से कर सकते हो, तो t माइनस mg cos थीटा मुझे क्या देगा, mv स्क्वायर अपॉन आर देगा, तो mv स्क्वायर अपॉन रेडियस r। अब टेंशन देखो यहाँ पर, अब t का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ गया, mg cos थीटा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ये फॉर्मूला लिखा था क्या, देख याद आ रहा है, mg cos थीटा माइनस mv, बस वहाँ माइनस mv क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था इसलिए नेगेटिव साइन, तो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब देखो क्या बोला इसने, टू पोजीशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे टेंशन T1 और T2 है। अब देखो थीटा को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, थीटा इंक्रीज होगा तो cos थीटा मेरे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है, और cos थीटा डिक्रीज होगा तो टेंशन मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब T और थीटा का इन्वर्स रिलेशन है, मतलब थीटा 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन थीटा 2 है, सॉरी वो क्या है, लेस देन थीटा 2 है, 60 डिग्री है ना,
तो टेंशन T1 जो होगा वो क्या आएगा मेरे पास, ज़्यादा आएगा टेंशन 2 से। सो सी तो 14 का क्या आ जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, 14 का क्या आ जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, चलो नेक्स्ट देखें। तो ये वाली सब थ्योरी मैंने करवा रखी है, आप जाके देखना है ना वीडियो के अंदर, मैंने थ्योरी वाली वीडियो के अंदर देखना, सब कुछ करवा रखा है मैंने। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है आपको कि इफ द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडीज एट द इक्वेटर इज टू बी 0। इक्वेटर देखो ये मेरे पास अर्थ है ना, ये अर्थ हो गया मेरे पास, अर्थ हो गई, अर्थ हो गया। अर्थ के बाद मेरे पास इक्वेटर बनाना है। इक्वेटर कहाँ है भाई, ये मेरे पास, ये इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे क्या रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इक्वेटर टू बी 0, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है, एपरेंट वेट का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बॉडी है तो इस बॉडी के ऊपर देखोगे एक तो नॉर्मल रिएक्शन क्या बोल रहा है, एपरेंट वेट अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटर की तरफ लगने वाला mg जो होगा वो मुझे क्या देगा, mg। देन द अर्थ शुड रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर अगर इक्वेटर पर अगर मुझे n को 0 करना है तो एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर जो mg होगा वो मुझे क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा की टर्म्स में, क्योंकि मुझे ओमेगा निकालना है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट जी अपॉन आर रेडियन पर सेकेंड। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 क्या दिया हुआ है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन आर दिस। देखो सर्कुलर मोशन है, अपन सर्कुलर मोशन बना लेते हैं और इसके वेलोसिटी वेक्टर दोनों ड्रॉ करते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं अपन। हाँ, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी जो होगी हमेशा क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। वेलोसिटी वेक्टर हो गया मेरा अलोंग द टेंजेंट। और एक्सेलरेशन वेक्टर देखते हैं अपन, यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे एक्सेलरेशन वेक्टर के। तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया मेरे पास आई डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है। ये है मेरे पास 2i के, और एक्सेलरेशन वेक्टर है 2i + 4j। अब 2i इसके दो कंपोनेंट है, एक तो x कंपोनेंट हो गया 2i है ना, एक तो x कंपोनेंट हो गया और एक y कंपोनेंट हो गया। तो इसके x और y कंपोनेंट बना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे x कंपोनेंट कितना है 2i, तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट बना रहा हूँ, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कितना हो गया, x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 2, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट बना हो गया। अब टूवर्ड्स कहाँ लगेगा मेरे पास, सेंटर की तरफ। और ये y कंपोनेंट यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो वो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी 4। अब इसने क्या बोला है, आपको क्या निकालना है, रेस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपका पास v² a। सिंपल, v और a ये दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, दोनों में से एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर v इधर है तो a कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, y वाला लेना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बस आपको, है ना। v इस डायरेक्शन में, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो v का मैग्नीट्यूड कितना है 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर अपॉन ay कितना है 4। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी व्हाट 1 मीटर। सो 1 मीटर देख लेना है, सो a विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, मतलब थ्योरी आप जाके वीडियो देखो, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं आप वीडियो देखो थ्योरी के, आपको 101% समझ में आएंगे। प्लेलिस्ट जाके देखें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो क्या दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m begins to slide down a fixed smooth sphere। एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है, अच्छा स्फीयर बना लें अपन। चलो एक स्फीयर है, बहुत बढ़िया, m मास का है, ये m मास के ऊपर एक पार्टिकल है। पार्टिकल begins to slide down a fixed smooth sphere from the top with a negligible initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को क्या दे रखी है 0। बहुत बढ़िया, शानदार काम किया हुआ है। व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर। ब्रेक्स ऑफ मतलब n0, ये सीखा ना अपन ने। ब्रेक्स ऑफ मतलब क्या, कांटेक्ट लूज करेगा। देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाया हुआ है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जाके जरूर देखें कि किस एंगल पे जाके, है ना। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो पहली बात तो सपोज इसको थोड़ा अपन समझ लें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या। एक तो ये सपोज ये बॉडी यहाँ पर थी, ये यहाँ पर जाके ब्रेक ऑफ करती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा at। अभी होगा कितना, अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखोगे अगर आपको ध्यान हो, है ना। अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनाऊँ, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर तो मेरे पास क्या आएगा, ये
अब यहाँ सेंटर से मैं एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेंटर से मेरा एंगल जो है वो कितना है, थीटा, ये एंगल है मेरे पास थीटा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बनाऊँ, ये मेरे पास कितना है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या हो गया, थीटा। तो ये इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। और मतलब कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, जी साइन थीटा मालूम करना है। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, जब भी आपका n 0 हो जाता है, जब आपका स्फीयर से सरफेस अगर रिलीज करेगा, तो उस वक्त जो मुझे क्या निकालना है, जी साइन थीटा निकालना है। मतलब थीटा अगर पकड़ में आ जाए तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको थीटा डायरेक्ट लिखवाया था, अगर इसको याद रख लेना आप, cos थीटा इक्वल्स टू 2gl, है ना, 2gl प्लस u स्क्वायर अपॉन 3gl। अगर u 0 है, u 0 है तो u 0 यहाँ पुट करो, gl से gl कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 होगी। अब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। cos थीटा अगर 2/3 है, साइन थीटा कितना होगा, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बना लो आप, यहाँ पर ये थीटा, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, √5। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो गया, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो गया, √5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, √5g अपॉन 3। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है ना। ये मैं डायरेक्ट करवा रखा है नोट्स के अंदर, जाके देखें आप। 18 क्वेश्चन 18 देखें क्या हुआ, अ बॉय व्हर्ल्स अ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड, 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड, 1.8 मीटर, चलो ठीक है। ये 1 पॉइंट हाइट दे रखी है आपको, h दे रखी है 1.8 मीटर, ठीक है। इस हाइट पे क्या कर रहा है वो, वर्लिंग कर रहा है। इस हाइट पर क्या कर रहा है, वर्लिंग कर रहा है, एक स्टोन को घुमा रहा है, बहुत बढ़िया। ये सेंटर हो गया, स्टोन को घुमा रहा है 1.8 में, ठीक है, हो गया। ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग विद रेडियस 1.2 r, विद रेडियस 1.2 r। इसका रेडियस जो है वो कितना है, r इक्वल्स टू 1.2 मीटर, रेडियस दे रहेगा 1.2 मीटर। वाइल वर्लिंग द स्टोन, स्ट्रिंग वाज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल ऐसे ही घुमाएगा, बाकी वर्टिकल तो क्या घुमाएगा। इट ब्रेक्स एंड स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक्स द ग्राउंड 9 मीटर अवे। मतलब ये ब्रेक ऑफ कर गया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ करा, मतलब कुल मिला के स्टोन यहाँ पर टेंजेंशियली अगर रिलीज हो रहा है, टेंजेंशियली रिलीज यहाँ से होगा। सोच के देखें आप, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सिर्फ यही एक पोजीशन है जहाँ पर वो टेंजेंशियली फ्लाइज मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लाइज ऑफ हो सकता है। अगर यहाँ पर फ्लाई ऑफ होगा तो कभी हॉरिजॉन्टल फ्लाई ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ से तेरा हॉरिजॉन्टल फ्लाई ऑफ होगा, सपोज ये जो भी स्पीड है, कितनी है u, जो भी स्पीड है, और फाइनली वो कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी डिस्टेंस के ऊपर, ये दे रखा है आपको 9.1 मीटर। ये एक तरीके से रेंज है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन वाज नियरली। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास सिंपली जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जिस स्पीड से वो बाहर निकला, मतलब u से अगर बाहर निकला तो u स्क्वायर अपॉन रेडियस r, बस u आ जाएगा तो काम हो जाएगा। अब u का मौजूद है, रेंज वाले फॉर्मूला के अंदर u मौजूद है, तो देखो रेंज वाला फॉर्मूला देखो क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बोलता है कि रेंज होती है आपके पास, रेंज r इक्वल्स टू, r का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, u √2h अपॉन g। बस यहाँ से सोल्व कर लो आप ये, तो 9.1 इक्वल्स टू u √2h, h मेरे पास कितना है 1.8, और ये कितना हो गया 10, पॉइंट हटाया मेरे पास क्या हो गया 0, तो ये आ जाएगा 36 मतलब 6, तो ये हो जाएगा 6u अपॉन 10। तो फाइनली आपके पास u देखो कितना आ गया, ये 10 उधर मल्टीप्लाई होगा 91/6, u हो गया 91/6, ये नियरली इक्वल 15 ले लो आप, है ना, u आ गया 15। तो ac देख लो आप, तो ac की वैल्यू कितनी हो गई 15 का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15 अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है 1.2, हो गया मेरे पास कितना है 10, 3 से उड़ा दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 750 बटा 4, 750 बटा 4, 18 चौक 72, 180, 119 चौक 96, मतलब देख लो 188, 190 के आसपास आ जाएगा 188, 19 चौक 76 है ना, 190 होता है ना, 190 थोड़ा सा कम आ गया 188। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।
राइट। नोट्स को देखो जाके आप, तो देखो ये प्रोजेक्टाइल भी मिक्स हो गया इसके अंदर और सर्कुलर मोशन मिक्स हो गया। तो अपने क्वेश्चन ना होने का एक ही रीजन होता है कि पुराने कॉन्सेप्ट जब तक दिमाग में नहीं रखोगे तो नए वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जिससे से आप रिवीजन, तो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो जिससे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो पुराने चैप्टर्स को भी रिवाइज करें। हर 3-4 चैप्टर के बाद में, जैसे 5वें चैप्टर पे है पिछले 4 चैप्टर के वापस रिवाइज करें, जैसे 10वें चैप्टर पे है पिछले 9 चैप्टर को रिवाइज करें, जैसे आप 15वें चैप्टर पे है पिछले 14 चैप्टर को रिवाइज करें। इस तरीके से करें तो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे आपके। और रिवीजन करने का मतलब क्या हो गया, सारा थ्योरी जो है, आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हो, थ्योरी के साथ में आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन करते समय आपके पास में आए हैं उनको क्या करें, लिस्ट आउट करते जाए नोट्स के अंदर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय थ्रेड एज शोन इन फिगर। बिल्कुल ठीक है, ये एल लेंथ है ना, यहाँ पर एल लेंथ दी हुई है, तीनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन। ऑल द 3 पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ओ पॉइंट। अबाउट ओ पॉइंट मतलब ये क्या होगा इसका, ये यहाँ से ओमेगा से घूम रहे होंगे किसी स्पीड से। सारे पार्टिकल की स्पीड मेरे पास क्या होगी, सेम आएगी। सर्कुलर मोशन के अंदर यही खास बात है, ओमेगा सबका सेम होता है। इफ द स्पीड ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट, आउटर मोस्ट पार्टिकल की स्पीड मेरे पास कितनी है, वी नॉट है, बहुत बढ़िया। देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द 3 सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज, 3 सेक्शन के अंदर टेंशन क्या होगा वो मुझे यहाँ पर लिखना है। देखो इधर वाले सेक्शन का टेंशन मैं बोल देता हूँ T1, क्या बनाऊँ मैं, ये हो गया T1। अगर मैं ए डायग्राम बना लेता हूँ, ए की अगर मैं बात करूँ तो इधर टेंशन मेरे पास T1 आएगा और इधर मैं देखूँ तो क्या होगा T2। मैं बी बना देता हूँ, बी में टेंशन इधर मेरे पास क्या आ जाएगा T2 और इधर टेंशन मैंने क्या आ गया T3 और सी के अंदर ए की टेंशन होगा वो क्या होगा T3। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं टेंशन, तीनों टेंशन का रेशियो लिखना है मुझे, T1 is to T2 is to T3 निकालना है। ठीक है, ये पहली स्ट्रिंग में टेंशन, ये दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन T2 और तीसरी स्ट्रिंग में टेंशन मैंने क्या एज्यूम कर लिया T3। अब देखो T3 सबसे आसान है लिखना क्योंकि T3 का रेडियस कितना है, ये मेरे पास O हो गया। तो देखो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा स्क्वायर, मैंने ओमेगा क्यों लिया, ओमेगा तीनों में कांस्टेंट है तो जब रेशियो निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, v मत लेना क्योंकि v सबका अलग अलग आएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर r कितना हो गया मेरे पास 3l। उसके बाद देखो T2 देखो, अब देखो इसके b के लिए लिखो, b के लिए क्या लिखूंगा मैं, b पे बैठ के देखो, b ये ओमेगा से घूम रहा है तो T2 माइनस T3 जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा मेरे को। तो T2 माइनस T3 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, तो सेम है और रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा। तो यहाँ से देखो T2, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, यहाँ से T2 देखो कितना हो जाएगा, T3 उधर लेके जाओ, T3 मतलब 2l में 3l जुड़ जाएगा मतलब 5l हो जाएगा। तो ये m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5l, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 देखो, a के लिए लिखो, a के लिए लिखोगे तो a के लिए क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, मुझे नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है, l डिस्टेंस है और यहाँ से T1 निकालोगे तो T1 में T2 उधर जाके जुड़ेगा, T2 पे कितना 5l है तो ये हो जाएगा T1 विल बिकम m ओमेगा स्क्वायर, l में 5l जुड़ा तो कितना आ गया 6l। अब बस रेशियो देख लो यहाँ पर, सो कितना assume the string, then the ratio of tension in the 3 sections, तो T1 is to T2, तो T1 is to T2 is to T3, देख लो कितना आ जाएगा, T1 कितना है मेरे पास 6 is to T2 कितना हो गया 5 और T3 कितना हो गया मेरे पास 3, तो 653 भाई क्यों नहीं है 356 मतलब रेशियो उल्टा दे रखा है कुल मिलाकर। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर है ना, 653 रेशियो उल्टा दे रखा है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि अ टॉय कार्ड अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a, अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, देखो ये स्ट्रिंग है अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये हो गई मेरे पास स्ट्रिंग अनस्ट्रेच्ड, बन जा भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, टॉय भाई, ये हो गया मेरा टॉय, ये इसकी लेंथ है a, बहुत बढ़िया लेंथ a दे रखी है। क्या दिया है, when revolved moves on a smooth horizontal table in a circle of radius 2a with a time period t, मतलब ये टॉय जब आप रिवॉल्व कर रहे हो तो ये कहाँ पर आ गया, ये टॉय पहुँच गया है कहाँ पर 2t पर, ये यहाँ पर, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर पहुँच गया है
2t पर पहुंच गया है, मतलब डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2a पे, सॉरी 2a पे पहुंच गया है, ये आपका टोए यहाँ पर आ चुका है। और इस वक्त जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना दे रखा है t, ठीक है, टोए का। और उसके बाद क्या बोला, नाउ द टोए कार्ड इज स्पीडेड अप until it moves in a circle of radius 3 है। फिर उसके बाद स्पीड बढ़ी और रेडियस मेरे पास कितनी हो गई भाई, रेडियस 3a हो गई है ना। तीसरी बार वो कहाँ पहुंचा, तीसरी बार वो कहाँ पहुंच गया, थर्ड 3a रेडियस पर। और टोए भाई अपना इधर आ चुका है, ये रहा। और टाइम पीरियड इसका घूमने का टाइम पीरियड कितना है, d डैश। बहुत अच्छी बात है। क्या बोला आपने, अब देखो क्वेश्चन में बहुत थोड़ा उल्टा ये कंडीशन दे दी, ठीक है। if Hooke's law holds, फ्रिक्शन नहीं है, अगर यहाँ पर Hooke's law एप्लीकेबल, Hooke's law आपका क्या बोलता है ना, Hooke's law क्या बोलता था, Hooke's law बोलता है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है kx, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है kx, x क्या होता है एलोंगेशन। ये मेरी पहली पोजीशन है और ये मेरी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। देखो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन में इलोंगेशन कितना आ जाएगा a, फर्स्ट पोजीशन में कितना इलोंगेशन कितना आ जाएगा a, 2a माइनस a, तो यहाँ पर देखो f मतलब जो k a होगा और ये kx जो होगा वो किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा, रेडियस। फर्स्ट केस में क्या हो गया, देखो k x हो गया a इक्वल्स टू m, वही है, ओमेगा हमेशा मेरे पास सेम रहने वाला है, या टाइम पीरियड अलग है, सॉरी टाइम पीरियड अलग है तो ओमेगा अलग हो गया, तो ओमेगा 1 ले लेता हूँ इसको मैं, ओमेगा स्क्वायर। और रेडियस कितने रेडियस पे चल रहा है, ये 2a रेडियस पे चल रहा है, तो a से a कैंसिल। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अब यहाँ पर देखो ओमेगा आ गया, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या आ गया मेरे पास, तो यहाँ से ओमेगा 1 आ गया मेरे पास, ओमेगा 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट k अपॉन 2m, रूट k अपॉन 2m आ गया, ओमेगा 1। उसके बाद देखो आप यहाँ पर ओमेगा 2, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन, रेड कलर से चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड केस में क्या होगा, कि x इलोंगेशन कितना है, सेकंड केस में इलोंगेशन कितना हो जाएगा, 3a में से नेचुरल लेंथ a को माइनस करोगे तो 2 है, तो k मल्टीप्लाइड बाय 2a इक्वल्स टू m, टाइम पीरियड चेंज हो गया इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ t ओमेगा 2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितने 3a रेडियस के पाथ पे मूव कर रहा है, a से a कैंसिल। मैं यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा 2 क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मेरे को t और t डैश में रिलेशन निकालना है ना, मतलब t1 t2 में रिलेशन निकालना है कुल मिला के ये, है ना इसको। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब यहाँ से ओमेगा 2 कितना आ गया, ओमेगा 2 अगर आप देख पा रहे हो ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट 2k अपॉन 3m। फाइनली मेरे को क्या निकालना है, ओमेगा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड के होता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ t अपॉन टी डैश, तो t अपॉन टी डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा के बराबर होगा, तो t अपॉन टी डैश, देखो पहली बात दोनों इक्वल तो होंगी नहीं, हटाओ, तो t अपॉन टी डैश इक्वल्स टू ओमेगा डैश, मतलब ओमेगा डैश मतलब ओमेगा 2, ओमेगा डैश का मतलब क्या हो गया, ओमेगा 2, ओमेगा डैश का मतलब कितना हो गया, ओमेगा 2, समझ में आ रहा है। तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, ओमेगा 2 कितना है, k बाई एम तो कॉन्स्टेंट है, k बाई एम तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको सिंपल लिख लूँ मैं 2/3 लिख देता हूँ, तो k बाई एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2/3 और इधर हो जाएगा रूट 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 4/3, ये हो जाएगा 2/√3। तो देख लो यहाँ पर, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा, तो t डैश इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3/2t, ठीक है। तो ये आपका b विल बी योर करेक्ट आंसर, सही है ना। सो क्या हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा मेरे पास सेकंड, सो 20 का क्या हो जाएगा, सो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखें, थ्योरी देखें आप जाके, समझ में आएगी, हर चीज़ समझ में आएगी आपको, है ना। थ्योरी देखो आप जाके 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, 21 क्या दिया हुआ, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी v0। एक टॉप ऑफ अ टावर से एक मैंने पार्टिकल को फेंका, एक पार्टिकल है उसको मैं फेंक रहा हूँ कितने से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 से फेंका, ऑल राइट। इफ v बी इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये पार्टिकल जब इधर जाएगा कहीं भी नीचे ऐसे ही गिरेगा ना, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी, सपोज ये इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल होगी कितनी v, ये अपने समझ में आ गया, ऑल राइट, ठीक है।
then the radius of curvature of the path of the particle at that instant is directly proportional to, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कैसे होगा, v मल्टीप्लाइड बाय ये, तो v तो ये हो गया क्योंकि v के साथ रिलेशन देखना था v, और इसके परपेंडिकुलर मुझे चाहिए इधर एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, तो देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर v के दो g मेरे पास ये रहा, g के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा मेरे पास और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मेरे को ये वाला कंपोनेंट चाहिए, सपोज ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, g साइन थीटा। तो देखो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, तो v स्क्वायर तो v स्क्वायर है, इस इंस्टेंट पर चाहिए मैंने, p पॉइंट पर चाहिए ना किसी भी इंस्टेंट पर, तो v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, a परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास, g साइन थीटा, g साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा लिखना चाहिए अपने को। देखो थीटा लिखने का तरीका क्या है, देखो सिंपल, अगर मैं v के कंपोनेंट बनाऊँ यहाँ पर, v के कंपोनेंट, देखो x यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल जो वेलोसिटी थी वही रहेगी ना, v नॉट जो भी है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो भी v नॉट, छोटा v नॉट जो भी लिखना है। अब यहाँ से देखो ये, अब इस ट्राइंगल में देखो ये भी मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास क्या होगा, v नॉट ही तो होगा, इस ट्राइंगल में ये भी क्या होगा, v नॉट होगा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा लिख सकते हो, इस ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास v नॉट अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया v, तो यहाँ से रखो आप, देखो क्या हो गया, तो v स्क्वायर, क्योंकि थीटा वेरिएबल इसलिए मुझे थीटा को लिखना यहाँ पर बहुत जरूरी था, तो v स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया, v नॉट मल्टीप्लाइड बाय v, सो ये मेरे पास आ जाएगा v क्यूब अपॉन जी वी नॉट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आप हमेशा क्या करोगे, वी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दोगे, थीटा क्योंकि वेरिएबल है, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो जहाँ कहीं भी अगर आप थ्योरी में अगर आप अटक रहे हो, अगर थ्योरी में अटक रहे हो तो प्लीज़ 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 कुछ नहीं करना है, वीडियो को जाके देखें आप थ्योरी वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, अ स्मॉल फ्रिक्शनलेस ब्लॉक स्लाइड्स विद वेलोसिटी रूट 0.5 रूट जी आर। फ्रिक्शनलेस है मतलब यहाँ पर अगर ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूँ यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0 पॉइंट, है ना, अपन यही सीखा है ना नोट्स के अंदर, 0.5 जी आर एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक लीव्स द सरफेस एट सी पे लीव करता है। देखो लीव्स का मतलब होता है, लीव्स का मतलब हमेशा एक ही चीज़ है, n बराबर 0, नॉर्मल रिएक्शन 0, और जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, थीटा हमेशा ध्यान रखिए, थीटा वर्टिकल से बनता है, अगर थीटा 0 है, n 0 है, तो सीधा कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओ आप, कोस थीटा अभी अपने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, रूट 2gr, एल की जगह r दिया हुआ है इसलिए 2gr प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3gr, तो एंगल थीटा, बस ये एंगल थीटा निकाल लो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2gr, इसका एक और शॉर्टकट मैंने याद करवाया था, पर स्टिल आपको जैसे भी करना हो जाके देखना नोट्स के अंदर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। 2gr प्लस यू स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 0.25, और रूट gr मतलब gr एंड डिवाइडेड बाय 3gr, gr कैंसिल, तो देखो यहाँ से कोस थीटा आ गया मेरे पास, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है देखो 2.25 एंड डिवाइडेड बाय 3, 2.25 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस इनवर्स 3/4, ठीक है। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, नोट्स में देखो जाके, आनंद आएगा, बहुत अच्छी चीज़ें करवा रखी मैंने, है ना, जो वीडियो करवा रखा है मैंने उसके अंदर। हाँ देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑफ डिस्टेंस एज v इक्वल्स टू, देखो v दे रखा है आपको a रूट s, ठीक है, where a is a constant, then the angle alpha between the vector of the total acceleration and the vector velocity। डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम बना लेते हैं, देख क्या होगा। सपोज ये मेरे पास क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये अपना वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया v वेक्टर। इसने बोला है अल्फा एंगल का है, अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। अब टोटल एक्सेलरेशन मुझे देखना पड़ेगा, टोटल एक्सेलरेशन जो आएगा मेरा क्या आएगा, एक तो टोटल एक्सेलरेशन अगर अपन बना है तो एक तो होता है मेरा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
है ना, एक होता है मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है मेरे पास क्या, एक और क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही मेरा क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही मेरा क्या होता है, आपको समझ में आता है, वो टोटल एक्सेलरेशन होगा। तो उस टोटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो वो जो टोटल एक्सेलरेशन है ये टोटल एक्सेलरेशन मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये का वेलोसिटी के साथ में एंगल मुझे अल्फा दिया हुआ है। तो इसके लिए मुझे टोटल एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, तो जाके मैं एंगल लिख पाऊंगा। ठीक है, अब रेडियस दिया हुआ है आर, रेडियस दे रखा है मेरे को आर। अब यहाँ पर देखो आप 10 अल्फा, इसने ऑप्शन में 10 अल्फा दिया हुआ है। तो 10 अल्फा कब आएगा, जब परपेंडिकुलर मतलब AC निकाल लूंगा और बेस मतलब AT निकाल लूंगा। सबसे पहले AT की बात करते हैं। तो AT के लिए इसने V दे रखा है, देखो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मैं, V इज द फंक्शन ऑफ S। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ V dV by ds, V dV by ds। V हो गया मेरे पास A रूट S और dV by ds मतलब इसका डिफरेंशिएशन। A तो कांस्टेंट है, रूट S का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट S। याद रख लो, सीधा है 1/2 रूट S, डायरेक्ट याद रख लो इसको, 1/2 रूट S। तो क्या हो गया, देखो रूट S से रूट S कैंसिल, फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया a²/2, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके अलावा आपको क्या चाहिए अब, और क्या चाहिए, AC चाहिए, क्योंकि AT और AC आएगा तभी 10 अल्फा लिख पाऊंगा मैं। AC होगा तेरा V²/R, V दे रखा है आपको A रूट S मतलब A²S/R, है ना, ये होगा ना A²S/R। अब यहाँ से 10 अल्फा देखो, 10 अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर AC बेस हो गया मेरे पास कितना 80। तो AC हो गया आपके पास कितना A² S/R और 80 है आपके पास A²/2, 80 हो गया A²/2, A² से A² कैंसिल 2S/R। तो 10 अल्फा की वैल्यू होगी 2S/R, मतलब B विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, B विल बी योर करेक्ट आंसर। मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच होती है हमेशा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जल्दबाजी मत करना, शुरुआत धीरे धीरे होगी, कोई बात नहीं, टाइम लेगा, थोड़ा ज़्यादा सीटिंग बढ़ाओ, ज़्यादा मेहनत करो और धीरे धीरे क्या चीज़ें, क्योंकि अभी भी अपने पास नीट को क्लियर करने का काफ़ी टाइम है, जेई को करने का काफ़ी टाइम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24। भाई करो, पोस्ट करके करो यार। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया हुआ है, और स्पॉटलाइट एस, नीचे स्पॉटलाइट एस है, रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट है, ये स्पॉटलाइट ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दिया हुआ है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है आपको 0.1, यूनिट नहीं लिख रहा है ना, 0.1। The spot of light P moves along the wall at a distance 3 मीटर। ये वॉल है, अच्छा वॉल है मतलब ऐसे घूम रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लाइट ऐसे मूव कर रही है, या ऐसे देख लो आप, ऐसे, और यहाँ पर एक वॉल है, तो वॉल के ऊपर क्या जाएगा, शेडो जाएगा, एक लाइट का स्पॉट जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक वॉल है। ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस पर एक वॉल है, वहाँ पर एक पॉइंट P है। तो उस P पॉइंट पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट P, जब एंगल आपके पास कितना हो 45 डिग्री, ये एंगल थीटा कितना हो 45 डिग्री। हाँ, वेलोसिटी निकालनी है। देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ओमेगा होता है V/R। ये V होता है V परपेंडिकुलर और R होता है जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट को किससे, अबाउट वाले पॉइंट से जोड़ दो। देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मतलब अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये v होगी। ठीक है, मुझे चाहिए v परपेंडिकुलर, और r क्या होगा, उस पॉइंट को अबाउट वाला पॉइंट ये हो रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में तो ओमेगा देख रहे हैं अपन, इससे जोड़ने वाला डिस्टेंस ये r, और v परपेंडिकुलर मतलब इस r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो v का कंपोनेंट होगा वो मुझे निकालना है।
तो ये कितना होगा, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 45, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा v cos 45। v परपेंडिकुलर कितना हो गया, है ना, ये v परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से v परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो जाएगा v cos 45 एंड डिवाइडेड बाय r। अभी r निकालना है, r इस ट्रायंगल से निकाल लो आप, ये थीटा 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, तो 3/r इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ से देख लो आप, 3/r इक्वल्स टू साइन 45 हो गया, तो देख लो यहाँ से कितना हो गया, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 3/sin 45, 3/sin 45, ये 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 मतलब 1/6 v/6, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.1, तो यहाँ से v स्पीड कितना आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। देखो कहाँ दिख रहा है क्या, ए, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा है, इस चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करने को मिले होंगे आपको, है ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपके मार्क्स जरूर बताना यार, है ना। 25 है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और अपने आप को इवेल्यूएट करो आप टाइम के साथ में, तो आपको अच्छा मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25, अ पार्टिकल मूव्स विद डी एक्सेलरेशन, देखो पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r। गोले बना बना के थक गया आज मैं यार भाई, गोला अच्छा बनता ही नहीं है, ऊपर जाके चीबा हो ही जाता है आखिरकार, चीबा पता नहीं, मेरे राजस्थानी लोग समझते होंगे चीबा, चीबा मतलब पता नहीं, चलो रेडियस r ये डी एक्सेलरेट कर रहा है। देखो डी एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर वेलोसिटी इधर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ऑफ इक्वल इन मॉड्यूली, मतलब ये इधर मेरे पास कौन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्पीड अगर है तो ये होगा v²/रेडियस r, क्योंकि ac और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है, इसलिए इसको at को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, v²/r, और ac को क्या लिख सकता हूँ मैं, v²/r, ऑलराइट, ठीक है। एट द इनिशियल मोमेंट t इक्वल्स टू 0 द स्पीड ऑफ पार्टिकल इक्वल्स v0, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है आपको, v दे रखा है v0, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, देखो स्पीड को फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सा फंडा है, जब भी s को लेके आना हो कहीं भी, s को लेके आना हो कहीं भी, तो एक्सेलरेशन को याद करो आप, एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv/ds, सिंपल, और ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल तो फिक्स है भाई v²/r, अब टेंजेंशियल क्या देगा, अब ये रिटार्डेशन है, अब ये रिटार्डेशन है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो, इन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट आएगा, है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए, ठीक है, रिटार्डेशन है इसलिए, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -v dv/ds, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि v और at की डायरेक्शन अपोजिट है, तो at का मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास v²/r इक्वल्स टू -v dv/ds, ये v से एक पावर कैंसिल हो गई। अब मुझे इंटीग्रेशन देखना है, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन क्या है भाई, देखो चेक करो इंटीग्रेशन, एक जात वाले एक साथ ले लो, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो देखो dv/v इक्वल्स टू, है ना, dv के नीचे v, और उधर चला गया मेरे पास माइनस का ds/r, दोनों तरफ dd आ जाए तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ आप, ds जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर स्पीड कितनी है v0, और किसी डिस्प्लेसमेंट s पर मुझे स्पीड मालूम करनी है, बस यहाँ से ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास ln v, और लिमिट लगाओगे आप v0 से लेकर v तक, और ये फाइनली आ जाएगा -s/r, है ना, इसकी लिमिट आएगी आपके पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर s तक, मतलब वो s/r ही हो गया। अब देखो ये log v को क्या लिखोगे आप, log v - v0, तो ये आ जाएगा, इसको सीधा याद रखें आप, log ये आएगा v/v0, तो log v/v0 आ जाएगा मेरे पास -s/r, और log उधर जाएगा तो e की पावर में चला जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट आएगा
इट विल कम आउट टू बी व्हाट v इक्वल्स टू v नॉट e की पावर माइनस s अपॉन r, v नॉट e की पावर हाँ है भाई s अपॉन r. सो a विल बी योर करेक्ट आंसर. तो फिफ्थ का क्या हो गया, a आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया. सो राइट दोस्तों, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था. तो आई थिंक आपको सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके पूछ लेना, आके पूछ लेना आप, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन का पेपर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना. कल वापस में, कल नहीं मंडे को इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा मैं. संडे को कल अपन एक इंटरेक्टिव सेशन में लेने वाला हूँ. कल कुछ एक डिफरेंट एक वेराइटी अलग लेके आएंगे अपन, एक कुछ अलग सेशन, एक कॉमन सेशन लेके आऊँगा सभी के लिए काम का. हो सकता है लाइव भी आ जाऊँ मैं, ठीक है. तो कल संडे एंजॉय करो आप, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ, और परसों टेस्ट का सॉल्यूशन लेके फिर हाजिर होऊंगा. राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो. कहाँ मौजूद है आप एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, और इसी तरीके से इस चैनल के ऊपर बने रहे. आने वाले वीडियोस को आप जिस तरीके से देखते जा रहे हैं उस तरीके से देखते जाए, और वीडियो को शेयर जरूर करें यार दोस्त, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाएं आप, और टेस्ट इसको पूरा कंप्लीट करना. बहुत अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, राइट, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार दोस्त, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए. आप भी थोड़ी सी कर लो यार, कुछ भला हो जाएगा आप लोगों का, तो मेरा भी हो जाएगा. राइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस.